I'm Dr. Moazzam Manzoor, and we are going to start off our discussion with the next subsection, which is about basic terminology related to kingdom Animalia. First of all, let's have the big picture. इस सबसेक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ द kingdom Animalia in 5 kingdoms. Secondly, we'll talk about the common characteristics of animals, and thirdly, we will talk about the important terms and correlations with different phyla. कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस करेंगे और उनके भी डिफरेंट फाइला के साथ कोरिलेशन को भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पोजीशन. ये कहने को एक अजीब सी बात है कि आज प्लेनेट अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अल्टीमेटली ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ये एक किसी कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं. दैट्स व्हाट द साइंस बिलीव्स. सो हम ये भी कह सकते हैं कि हम सब बैक्टीरिया की जैसे किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की औलाद हैं. दिस इज व्हाट साइंस बिलीव्स, राइट. सो कॉमन एंसेस्टर जो था हमारा, कॉमन एंसेस्टर इट इवॉल्व्ड इन 3 मेजर डोमेन्स. यहाँ पे याद रखिएगा कि डोमेन इज अ बिगर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एज कंपेयर टू किंगडम इवन, राइट. सो हमारा कॉमन एंसेस्टर 3 मेजर डोमेन्स में इवॉल्व हुआ. एक डोमेन प्रोकेरिया, दूसरी डोमेन आर्किया और तीसरे नंबर पे डोमेन यूकेरिया. फिर डोमेन प्रोकेरिया में जस्ट एक किंगडम है जिसको हम कहते हैं किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटिक. डोमेन आर्किया में आर्कियोबैक्टीरिया है लेकिन उनको कोई भी किंगडम असाइन नहीं की गई. डोमेन यूकेरिया में 4 किंगडम्स हैं. द किंगडम प्रोटिस्टा या इसको हम किंगडम प्रोकटिस्टा भी कह देते हैं, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. अब इससे पहले कि मैं अपनी डिस्कशन को फर्दर प्रोसीड करूं विद द किंगडम एनिमेलिया, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे करना चाहूंगा. सबसे पहली बात कि जब भी मैं ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशंस की फ्लो शीट्स को कंस्ट्रक्ट करता हूं, आई ट्राई टू कीप द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एट द बॉटम साइड. सो इस फ्लो शीट के अंदर भी आप कह लें कि जो भी चीज़ राइट हैंड साइड पे है वो ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे फ्लो शीट में अगर आपसे मैं ये पूछूं कि सबसे एडवांस किंगडम कौन सी है, यू सीन हियर एक्सट्रीम राइट साइड पे किंगडम एनिमेलिया है. सो दिस इज मोस्ट एडवांस किंगडम. इसी तरह से अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा कि जो मुनेरन्स हैं, ये जो फर्स्ट किंगडम के जो मेंबर्स हैं, ये सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट. और इसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फंजाई किसकी निस्बत, किस किंगडम की निस्बत ये प्रिमिटिव है और किसकी निस्बत ये एडवांस है, तो यू सीन हियर किंगडम प्रोटिस्टा की निस्बत ये एडवांस है लेकिन किंगडम प्लांटी की निस्बत ये रिलेटिवली प्रिमिटिव है, राइट. सो एक तो आपने इस तरतीब को याद रखना है. सो जब आप इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे मेरी फ्लो शीट्स को इंटरप्रेट करते हुए, तो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन एक खास वे में ऑर्गेनाइज होगी. और अगर कहीं पे जरूरत पड़ी किसी भी एक लिम में अगर मैं फर्दर फ्लो शीट्स को ऐड करता हूं, तो उन फ्लो शीट्स के अंदर भी सेम कन्वेंशन को मैं फॉलो करूंगा. तो अल्टीमेटली आपके माइंड में खास तरतीब से इंफॉर्मेशन आएगी और इसी अरेंजमेंट को यूज करते हुए आप एग्जाम में क्वेश्चंस को रिलेटिवली इजीली आंसर कर पाएंगे. सो एक बात तो आपने ये याद रखनी है कि किस तरह से मेरी फ्लो शीट्स को इंटरप्रेट करना है. सो सिंपली आई हैंडल कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स विद माय राइट हैंड, सो दैट्स व्हाई आई कीप देम टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. एंड दूसरी बात जो है वो है नॉलेज प्रोजेक्शन, कि जो चीज़ हमने एक जगह पे पढ़ ली है उसको आपने दूसरी जगह अप्लाई करना सीखना है. आप ये समझते हैं कि आप एक दफ़ा एक इंफॉर्मेशन को एक जगह पे पढ़ लेते हैं, आप उसको दूसरी जगह अप्लाई करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता. जैसे कि चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, अमीबा के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यस और नो? व्हाट अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, वैक्यूल्स, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सारे स्ट्रक्चर्स अमीबा में प्रेजेंट हैं? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज यस, दे आर प्रेजेंट. स्ट्रेट अवे भले आपकी बुक में ये नहीं भी लिखा हुआ, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि बैक्टीरिया यूकैरियोट्स हैं, कि अमीबा यूकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सारे होते हैं. और मैंने जितने भी ये लिस्ट बोली है ये सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बोली है, राइट. सो
सारे अगर नहीं भी तो एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वो अमीबा में होंगे। जैसे ग्लाक्सोसोम्स वगैरह, हो सकता है कि ग्लाक्सोसोम्स वगैरह ये एब्सेंट भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वो इसमें प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने सेल के सब सेक्शन को डिस्कस किया था, सेल को जब हमने इन डिटेल डिस्कस किया था, तो उसमें हमने कंपैरिजन भी डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। हमने यूकैरियोटिक सेल के जितने भी फीचर्स को स्टडी किया था सेल के सेक्शन में, और इसी तरह से हमने प्रोकैरियोटिक सेल के जितने भी फीचर्स को हमने डिस्कस किया था अगेन सेल के सेक्शन में। तो आपने अब उसी इंफॉर्मेशन को आगे उसको प्रोजेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे अगर हमने यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जितने भी पॉइंट्स पढ़े थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इन चारों किंगडम्स के ऊपर वैलिड है, राइट। तो इसी तरह से हमने प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था, तो वो जो पॉइंट्स हैं वो अल्टीमेटली ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के लिए, यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों के लिए वैलिड है। ये है नॉलेज प्रोजेक्शन। इसमें अगर आपने एक जगह पे एक चीज पढ़ ली है, उसको आपने दूसरी जगह पे इंप्लीमेंट भी करना है। अब इसमें यहाँ पे एक और गौर कीजिएगा कि आपकी बुक के अंदर जो ये किंगडम मोनेरा है या किंगडम प्रोकैरियोटी है, ये चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस्ड है। और उसके बाद फिर किंगडम प्रोटिस्टा, ये चैप्टर नंबर 7 में है, इसको किंगडम प्रोटिस्टा भी कहते हैं। फिर किंगडम फंजाई चैप्टर नंबर 8 में है, और किंगडम प्लांटी ये चैप्टर नंबर 9 में, और किंगडम एनिमेलिया ये चैप्टर नंबर 10 में है। हमारे एग्जाम के सिलेबस में यू सीन हियर कि ठीक है, किंगडम प्रोकैरियोटी, ओवरऑल जो किंगडम प्रोकैरियोटी है इसकी तो डिटेल डिस्कशन शामिल है, लेकिन प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टा हमारे एग्जाम के स्कोप से ये बाहर है। किंगडम फंजाई ऑफ कोर्स इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक्स भी हमारे सिलेबस में गिवन है। और उसके बाद फिर किंगडम प्लांटी, ओवरऑल इससे कोई खातिर खा एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो ये भी हमारे एग्जाम के स्कोप से बाहर है। हाँ, किंगडम एनिमेलिया के बारे में कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनको एग्जाम टेस्ट करता है, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। बहरहाल जब भी हम ओवरऑल इन डिटेल्स को फर्दर कह लें कि स्टडी करेंगे, लाइक जब हम किंगडम एनिमेलिया को स्टडी करेंगे, तो किंगडम एनिमेलिया को स्टडी करते हुए बेसिक जो यूकैरियोटिक सेल के सारे फीचर्स हैं वो आपके माइंड में बाय डिफॉल्ट होने चाहिए। सिमिलरली फंजाई को डिस्कस करते हुए जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके सारे के सारे फीचर्स आपके माइंड में बाय डिफॉल्ट होने चाहिए, क्योंकि इन सारे चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर को स्टडी करते हुए अगर उसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपके माइंड में है, इसका मतलब ये होगा कि उस चैप्टर को पढ़े बगैर 50-60% चैप्टर वो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। दैट्स व्हाई मैं नॉलेज प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर इतना ज्यादा कंसंट्रेट करता हूं। So now let's move on to the next area, which is common characteristics of animals. अब animals के common characteristics कौन से हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। So first of all, animals are multicellular. According to 5 kingdom system, जो animals हैं सारे के सारे animals multicellular हैं। According to 2 kingdom system, हमारे पास दो तरह के animals थे, unicellular और multicellular। लेकिन 5 kingdom system के accordingly unicellular animals को move कर दिया गया है kingdom protozoa में। So that's why हम ये कहते हैं कि अब मॉडर्न जो 5 किंगडम सिस्टम है इसमें जितने भी एनिमल्स हैं दे आर ऑल मल्टीसेलुलर, एंड सेकेंडली दे आर ऑल डिप्लॉइड, राइट। दे हैव गॉट 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि प्लॉइडी बेसिकली क्या होती है, व्हाट इज प्लॉइडी। प्लॉइडी से मुराद क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। वन प्लॉइड या प्लॉइड से मुराद क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि ये एक स्पर्म सेल है, तो स्पर्म सेल के अंदर अगर फर्ज करें कि यहाँ पे इसके अंदर टोटल 23 क्रोमोसोम्स है, से क्रोमोसोम नंबर 1 है और अल्टीमेटली यू हैव गॉट 23 क्रोमोसोम्स हियर। सो ये क्या आप कह सकते हैं कि ये मोनोप्लॉइड है या हैप्लॉइड एक सेल है। उसके बाद अगर फर्ज करें कि एक सोमैटिक सेल है, एक ह्यूमन सोमैटिक सेल है, मे बी लिवर का सेल है, तो इस सेल के अंदर अल्टीमेटली 2 कंप्लीट सेट्स होंगे क्रोमोसोम्स के। मे बी क्रोमोसोम नंबर ये 1 है और अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास से 23rd है। सो ये एक कंप्लीट सेट है क्रोमोसोम्स का, ये दूसरा कंप्लीट सेट है क्रोमोसोम्स का। ये जो सेल होगा ये डिप्लॉइड कहलाएगा। तो जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के सेट्स के सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, जिसका मतलब है कि उनके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्यू एक्सेप्शंस मे बी देयर, जैसे कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि हैप्लॉइड हो भी सकते हैं, बट मोस्टली या जनरली स्पीकिंग जो एनिमल्स हैं दे आर हैविंग द डिप्लॉइड सेल्स। एंड thirdly, all the animals according to 5 kingdom system they are eukaryotic। सारे के सारे एनिमल्स जो हैं ये
यूकैरियोटिक है, और उसके बाद फिर ये सारे के सारे इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इसमें दो सेगमेंट्स हैं, एक इंजेस्टिव यानी कि अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं, एंड सेकेंडली हेटेरोट्रॉफ्स, जिसका मतलब ये भी है कि ये अपनी फूड खुद से नहीं बना सकते बल्कि ये दूसरे। जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरनल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, अपनी फूड के लिए डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और उसके बाद फिर लास्ट करेक्टरिस्टिक है सारे के सारे एनिमल्स की, अकॉर्डिंग टू 5 कॉग्निटिव सिस्टम, दैट दे डेवलप फ्रॉम 2 डिसिमिलर हैप्लॉइड गैमेट्स, यानी कि स्पर्म और एग के मिलने से बनते हैं। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये फैक्ट एनिमल्स के लिए बिल्कुल ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कोरिलेशन विद द डिफरेंट फाइला। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और उनके डिफरेंट फाइला के साथ कोरिलेशंस को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले कि इस इंफॉर्मेशन के हम निटी ग्रिटी में जाएं, आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस from you, and I know that these questions they would be real time hard questions for you, and maybe आप इन questions को answer नहीं कर पाएंगे, but still I would like to ask these questions from you at this stage। क्योंकि मैं आपकी अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना चाहता हूं और आपको ये रियलाइज करवाना चाहता हूं कि कहां पे आपकी वीकनेसेस हैं, ताकि थ्रू द कोर्स ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लेक्चर मैं उन वीकनेसेस को प्लग कर सकूं, उनको फिक्स कर सकूं, ताकि अल्टीमेटली रियल एग्जाम में आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। सो वी हैव गॉट फ्यू ऑप्शंस हियर। A option is acoelomates, B option is pseudocoelomates, C option is coelomates, and D option is all of these, and E option is none of these। हमारे पास पहली स्टेटमेंट है एनिमल्स ऑफ फाइलम Coelenterata आर। तो जो फाइलम Coelenterata के जो एनिमल्स हैं बेसिकली ये बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, जबकि ये सारी कैटेगरीज जो हैं ये जो है ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। सॉरी, आई वुड लाइक टू से कि जो फाइलम Coelenterata के जो एनिमल्स हैं दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, राइट। सो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं ये अल्टीमेटली कि इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी ई। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर। अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि ये acoelomates, pseudocoelomates और coelomates ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सो सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वो इन कैटेगरीज में से किसी में भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट बॉडी साइड्स एंड बॉडी एंड्स इज फीचर ऑफ। अब डिस्टिंक्ट बॉडी साइड्स एंड डिस्टिंक्ट बॉडी एंड्स ये फीचर होता है किसका? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का। और
एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो इसलिए जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा इस क्वेश्चन का दैट वुड बी डेल्टा। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है विसरल एंड पाराइटल लेयर्स आर फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म इन केस ऑफ। तो बेसिकली जो विसरल और पाराइटल लेयर मेसोडर्म से बनती है वो बनती है सिलोमेट्स के अंदर। और इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेसोडर्मल ऑर्गन्स एंड लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर कवर्ड विद मेसोडर्म इन। तो मेसोडर्मल ऑर्गन्स एंड लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर कवर्ड विद मेसोडर्म इन, तो ये मेसोडर्म से कवर्ड होंगी किसमें, अगेन सिलोमेट्स के अंदर। इसकी भी डिटेल हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। देन वी हैव गॉट द नेक्स्ट स्टेटमेंट The proterostomes are placed under the category of। तो अगर हम एनिमल्स की डिवीजन्स को देखें, अभी हम एक फ्लो शीट भी उसकी कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसमें प्रोटीरोस्टोम्स को हम देखेंगे, दे वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द सिलोमेट्स। और इसी तरह से मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन, तो हमें पता है कि जो मेसोडर्म है ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में प्रेजेंट होगी, सो इसीलिए एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स सभी में प्रेजेंट होगी। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा। Now we have got another question, animals with bilateral symmetry are also called। अब यहाँ पे एक confusion है कि यहाँ पे जैसे ही वर्ड बाय का आता है तो बाय का वर्ड सुनते ही आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कहते हैं अच्छा बाय तो इट शुड बी द डिप्लोब्लास्टिक, लेकिन ये इसका मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर है, राइट। सो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स बेसिकली वो होते हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। सो बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ही बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा। Now we have got another question, animals having radial symmetry belong to phylum। A option is Porifera, B option is Coelenterata, C option is Platyhelminthes and D option is Aschelminthes। कि animals having the radial symmetry they belong to which phylum? So you seen here they actually belong to the phylum Coelenterata। इसको भी आगे हम फ्लो शीट में भी डिस्कस करते हैं। So another question, animals of which phylum are considered as most advanced? कि किस फाइलम के एनिमल्स मोस्ट एडवांस है। तो ये भी एक पैटर्न क्वेश्चन है एग्जाम का। एग्जाम डिफरेंट आपको एनिमल ग्रुप्स दे के आपसे पूछ सकता है कि मोस्ट प्रिमिटिव या मोस्ट एडवांस ग्रुप कौन सा है। सो यू सीन हियर, इसमें ए ऑप्शन है पोरिफेरा, बी Coelenterata एंड सी ऑप्शन इज Platyhelminthes एंड डी ऑप्शन इज Aschelminthes। एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज Aschelminthes। अभी हम जो फ्लो शीट कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें आप देखेंगे कि ये टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है as compared to the rest of the groups presented here। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, during embryonic life musculoskeletal system develops from। ये भी एक पैटर्न क्वेश्चन है। ये एग्जाम कोई भी स्ट्रक्चर देके आपसे ये पूछता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म में से किस से ये डेवलप हुआ है। सो इसमें देखिए ए ऑप्शन है एक्टोडर्म, बी इज मेसोडर्म, सी ऑप्शन इज एंडोडर्म, डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यू सीन हियर ये मेसोडर्म से डेवलप हुआ है। अभी हम अपनी रेस्ट ऑफ द डिस्कशन में मैं कुछ आपको जनरलाइजेशंस भी दूंगा जिसकी मदद से आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी रियल एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। And next we got another question, the cavity between body wall and the alimentary canal is। The cavity between body wall and alimentary canal is, A option is coelom, B is mesoderm, C is endoderm, D option is mesoglea and the best response to this question is coelom। इसको भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। एंड वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इन लैकिंग। यानी कि क्या ऐसा है जो डिप्लोब्लास्टिक के पास नहीं है लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के पास है। अ सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, मेसोग्लिया और द मेसोडर्म। एंड यू नो कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं उनमें जस्ट 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। सो उनमें मेसोडर्म कभी भी नहीं होगी। सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी डेल्टा है। एक और क्वेश्चन है, बायलैटरल सिमेट्री एंड रेडियल क्लीवेज आर फीचर्स ऑफ। ए ऑप्शन इज प्रोटीरोस्टोम्स, बी ऑप्शन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, सी ऑप्शन इज ड्यूटेरोस्टोम्स एंड डी ऑप्शन इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो इसमें देखिए 2 कंडीशंस हैं कि एक तो बायलैटरल सिमेट्री भी हो और दूसरे नंबर पे रेडियल क्लीवेज भी हो। रेडियल क्लीवेज क्या है इसको भी हम आगे चल के डिटेल से डिस्कस करते हैं, इवन बायलैटरल सिमेट्री को भी डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे फॉर सेक ऑफ डिस्कशन हमारा जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट इज चार्ली। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, इफ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चंस रॉन्ग, अभी आप मेरे लेक्चर को सुनते चले जाएं, बाद में आप वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा फिर इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह यू विल फील कि अब आप इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत ईजिली आंसर कर पा रहे हैं। एंड यू सीन हियर वी हैव गॉट द फ्लो शीट हियर। सो animals, right, the members of kingdom Animalia, they are basically divided into 2 major categories on the basis of whether they are having the true tissues or not।
अब ऐसे एनिमल्स जिनमें ट्रू टिश्यूज नहीं होंगे, ट्रू टिश्यूज ना होने से मुराद क्या है कि सेल्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंस नहीं है। हाँ, सेल्स, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे आ तो गए हैं, लेकिन हर सेल इंडिविजुअली लाइफ के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस नहीं है। तो ये सॉर्ट ऑफ टिश्यू तो है एक तरह से, क्योंकि सेल्स इकट्ठे हैं, लेकिन ये ट्रू टिश्यूज नहीं है क्योंकि सेल्स में इंटरडिपेंडेंस नहीं है। वो ऐसे एनिमल्स जिनमें ट्रू टिश्यूज ना हो या जिनमें इंटरडिपेंडेंस अमंग सेल्स ना हो, उनको हम कहते हैं दीज आर पैराजोन्स। और उसके बाद फिर ऐसे एनिमल्स जिनमें ट्रू टिश्यूज हों, उनको हम बोलते हैं दीज आर यूमेटाजोन्स। अब जो पैराजोन्स हैं, चूंकि इनमें ट्रू टिश्यूज नहीं हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये फॉल्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। ये फॉल्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं और इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, राइट। इनमें ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है कि सेल लेवल से बियॉन्ड, यानी कि टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, वो ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर नहीं है। हाँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तक तो ऑफ कोर्स ये है ही, राइट। और थर्डली, इनकी बॉडी भी बड़ी बेहंगम सी, बेतरतीब सी बॉडी है, बॉडी में कोई खास सिमेट्री भी नहीं है, सो ये एसिमेट्रिकल है, राइट। और जितने भी पैराजोन्स हैं, वो सारे एनिमल्स जो कि पैराजोन्स हैं, यानी कि जो फॉल्स मल्टीसेलुलर हैं, जिनमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और जिनकी बॉडी में सिमेट्री नहीं है, उन सब को हम फाइलम पोरीफेरा में प्लेस करते हैं। और उसके बाद इसके बरक्स जो यूमेटाजोन्स हैं, वो ट्रू मल्टीसेलुलर हैं, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस amongst tissues that's there, amongst the cells that's there, and secondly इनमें ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। ये अलग बात है कि कुछ सेल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें या कुछ एनिमल्स टिश्यू लेवल तक ऑर्गेनाइज हैं, कुछ ऑर्गन लेवल्स तक, कुछ ऑर्गन सिस्टम लेवल्स तक, और डिफरेंट एनिमल्स में फिर डिफरेंट सिस्टम्स की डिफरेंट लेवल्स की डेवलपमेंट है। बहरहाल इनमें ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड सेल लेवल दैट वुड बी डेफिनेटली देयर, राइट। इनमें ऑर्गेनाइजेशन भी होगी और इनकी बॉडी में कोई खास सिमेट्री, कोई तरतीब भी होती है। वन मेजर एक्सेप्शन टू द रूल इज द गैस्ट्रोपोड्स, जो कि हैं तो यूमेटाजोन्स, लेकिन इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। जनरली स्पीकिंग यूमेटाजोन्स की बॉडी में सिमेट्री होती है। अब सिमेट्री की बेस पे हमने यूमेटाजोन्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो यूमेटाजोन्स, इनमें या तो रेडियल सिमेट्री हो सकती है या इनमें बाइलेटरल सिमेट्री हो सकती है। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री से मुराद ये है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम एक से ज्यादा प्लेन्स में दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन करें कि जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, राइट। ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो बॉडी है ये आर्बिट्रेरी बॉडी है, राइट। सो अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं यहां से और उस क्रॉस सेक्शन को मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, यू सीन हियर, तो एक से ज्यादा प्लेन्स में इस ऑर्गेनिज्म को मैं दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता हूं। तो ये जो सिमेट्री है, मैं कहता हूं कि ये क्या है? दिस इज द रेडियल सिमेट्री, राइट। तो इसके अलावा यू सीन हियर कि इसके बरक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, राइट। सो ह्यूमन बीइंग्स को मैं सिर्फ और सिर्फ इस एक पर्टिकुलर प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक से ज्यादा, अब किसी भी और प्लेन में मैं इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स। सो भले आप यहां से इसको कट करें, यहां से कट करें, यहां से कट करें या यहां से कट करें, सो किसी भी जगह से आप इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। देयर इज ओनली वन प्लेन जिसके अलॉन्ग इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कि दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अच्छा, अब इसमें जो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, इन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया है, उसको बोलते हैं दैट इज रेडिएटा। और जस्ट ये मैटर ऑफ कोइंसिडेंस है कि जो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं दे आर ऑल डिप्लोब्लास्टिक। सारे रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, लेकिन कि हमारे पास कुछ ऐसे सिलेंट ट्रेट्स होते हैं जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जिनमें रेडियल सिमेट्री अडल्ट लाइफ में होती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में वो भी नहीं होती। लेकिन जनरली स्पीकिंग जो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सो रेडिएटा और डिप्लोब्लास्टिका इज सेम थिंग। हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्टली रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स ये डिप्लोब्लास्टिक है, या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो सारे के सारे क्या हैं? रेडियली सिमेट्रिकल हैं। जबकि जो एनिमल्स हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल जो एनिमल्स हैं, ये कोइंसिडेंटली ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। सो टेक्निकली स्पीकिंग बायलैट्रिया एंड द ट्रिप्लोब्लास्टिका इज सेम थिंग।
if I'm talking about the group Bilateria or I'm talking about the group Triploblastica, technically I'm talking about the same thing, क्योंकि सारे bilaterally symmetrical animals क्या है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब इसमें जरा गौर कीजिएगा कि जो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, रेडियली सिमेट्रिकल जो एनिमल्स हैं, इनकी कोई साइड्स नहीं होती। अब जस्ट इमेजिन करें, मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी, क्या आप इस मार्कर के, इस पॉइंटर की आप साइड्स बता सकते हैं कि इसकी लेफ्ट और राइट साइड कौन सी है? अब इसके एंड्स के बारे में बता सकते हैं, अब इसकी सर्फेसिस के बारे में बता सकते हैं, इसकी कौन सी सर्फेस एंटीरियर और पोस्टीरियर है? भाई नहीं, इनकी आर्बिट्रेरी बॉडी है, आर्बिट्रेरी बॉडी है, इनकी ना तो साइड्स हैं, ना इनके एंड्स हैं, और ना ही इनकी सर्फेसिस हैं। सो साइड्स, एंड्स और सर्फेसिस इन रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स की नहीं होती, जबकि जो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, इनकी राइट और लेफ्ट साइड भी होती हैं। जैसे मैं ह्यूमन बीइंग, मैं बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हूं, तो ये मेरी राइट साइड है, यू कैन सीन हियर, एंड ये मेरी जो है ये लेफ्ट साइड है। सो रेडियली जो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, दे हैव गॉट द राइट एंड द लेफ्ट साइड्स, and they have got the anterior or cephalic and posterior or the caudal ends as well. सो इनमें एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स भी होते हैं और वेंट्रल और डॉर्सल सर्फेसिस भी होती हैं। ऑलराइट, इसमें एंटीरियर और एंड पोस्टीरियर एंड्स, सो यू कैन सीन हियर, हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो उनकी बॉडी अपराइट भी हो सकती है, और उनकी बॉडी जो है वो कह लें कि हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द हॉरिजन भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर उनकी अपराइट बॉडी है, उनकी अगर उनकी अपराइट बॉडी, हम कहते हैं मे बी उनके सिफेलिक और कॉडल एंड्स हैं व्हाटसएवर, अदरवाइज उनके हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल बॉडी के लिए हम स्पेसिफिकली कह देते हैं कि इनके इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स है व्हाटसोएवर, राइट। और उसके बाद फिर वेंट्रल एंड डॉर्सल सर्फेसिस, राइट, वेंट्रल एंड डॉर्सल सर्फेसिस इनके अंदर होती हैं। अब मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंट्रल सर्फेस एंड द इंटीरियर सर्फेस, एंड सिमिलरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डॉर्सल सर्फेस एंड द पोस्टीरियर सर्फेस। या मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि वेंट्रल सरफेस में और लोअर सरफेस में क्या फ़र्क है, और डॉर्सल सरफेस में और अपर सरफेस में क्या फ़र्क है, तो भाई ये बेसिकली कुछ इंटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं। मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं ताकि रियल एग्जाम में कभी भी ये वर्डिंग्स आपको कंफ्यूज ना करें। यू सीन है कि हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो मे बी उनका बॉडी स्ट्रक्चर अपराइट भी हो सकता है और उनका बॉडी स्ट्रक्चर पैरेलल टू द हॉरिजन भी हो सकता है। अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बीइंग है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर अपराइट है, तो इसमें जो इसकी जो एंटीरियर सरफेस है यही इसकी वेंट्रल सरफेस है, और इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस है वो क्या है, इसकी वो डॉर्सल सरफेस है। जैसे कि मेरी वेंट्रल साइड इस वक्त आपको फेस कर रही है, जबकि मेरी जो डॉर्सल साइड है या डॉर्सल सरफेस है वो इस वक्त बोर्ड को फेस कर रही है। Okay, so ventral and anterior for me is same thing and dorsal और posterior is same thing। अब किसी और ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल लें जो कि टेट्रापॉड है, मे बी आप बफलो की एग्जांपल लें या डॉग की एग्जांपल लें, तो उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। एंड यू सीन हियर, इसमें जो वेंट्रल सरफेस है इट हैज बिकम द लोअर सरफेस एंड द डॉर्सल सरफेस इट हैज बिकम द अपर सरफेस। सो इसीलिए जो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं इनमें इफ यू टॉकिंग अबाउट द वेंट्रल सरफेस, सो वेंट्रल सरफेस से मुराद क्या है, एंटीरियर भी हो सकती है, ये लोअर भी हो सकती है, और डॉर्सल सरफेस जो है ये पोस्टीरियर भी हो सकती है, और टेट्रापॉड्स के लिए इवन ये अपर सरफेस भी हो सकती है, या वो सारे एनिमल्स जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है लाइक वो पैरेलल टू द हॉरिजन है, वो उनके लिए जो डॉर्सल सरफेस है वो अपर सरफेस भी हो सकती है। ऑलराइट, सो इसमें हम बात कर रहे थे कि रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स की ना तो साइड्स हैं, ना ही एंड्स हैं, और ना ही सर्फेसिस हैं, जबकि बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स की राइट और लेफ्ट साइड्स भी हैं, इसकी इंटीरियर पोस्टीरियर सर्फेसिस भी हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर एंड्स भी हैं, और वेंट्रल एंड डॉर्सल सर्फेसिस भी हैं। अब जितने भी रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं इन सब को हमने एक ही फाइलम में प्लेस किया है, और वो फाइलम कौन सा है, दैट इज द फाइलम नाइडेरिया, जो कि हमारा सेकंड मेजर फाइलम है। फर्स्ट वन वाज द पोरिफेरा। और रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल सारे के सारे क्या हैं, ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर ऑल डिप्लोब्लास्टिक, एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं या जो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, इनको फर्दर हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इनमें सिलोम या बॉडी कैविटी है या नहीं है। अगर तो इनमें बॉडी कैविटी सिरे से ही नहीं है, हम इन एनिमल्स को क्या कहेंगे, दे आर acoelomates, and all the acoelomates are actually placed in one phylum, that is our third phylum, the phylum Platyhelminthes। सारे के सारे acoelomates को phylum Platyhelminthes में रखा गया है। और उसके बाद फिर अगर सिलोम या बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, अगर सिलोम
या बॉडी कैविटी इट वुड बी देयर, तो फिर इन ऑर्गेनिज्म को फर्दर इस बेस पे डिवाइड किया गया है कि इनमें जो बॉडी कैविटी है दैट इज लाइंड बाय द मेसोडर्म और नॉट। अगर तो अब इन ऑर्गेनिज्म बॉडी कैविटी है लेकिन वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्यूडो सिलोमेट्स हैं। और सारे के सारे स्यूडो सिलोमेट्स को हमारे फाइलम निमाटोडा में प्लेस किया गया है, विच इज आवर फोर्थ फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। और अगर हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.डीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का। और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आप। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएफएस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा
सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड ये प्रेजेंट होगी। अगर मेसोडर्म से लाइंड बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी तो अल्टीमेटली हम कहेंगे ये ट्रू सिलोमेट्स हैं, और जो एनिमल्स का रेस्पेक्टिव ग्रुप है वो सिलोमेटा कहलाएगा। अब अगर ट्रू सिलोमेट्स हैं तो इनको फर्दर हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेरिवेशन ऑफ द सिलोम। अगर तो सिलोम डिराइव्ड हो बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटेरोस्टोमिया या शिजोसिलस कहते हैं। और अगर सिलोम डिराइव्ड हो बाय आउटपार्टिंग ऑफ द आर्केंटिरॉन तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम डिटोरोस्टोमिया या एंटेरोसिलस कहते हैं। सो प्रोटेरोस्टोमिया और शिजोसिलस इज सेम थिंग एंड डिटोरोस्टोमिया और एंटेरोसिलस इज सेम थिंग। अच्छा, अब जो प्रोटेरोस्टोम्स हैं इनमें स्पाइरल क्लीवेज होती है एंड दैट इज डिटर्मिनेट। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का क्या मतलब है स्पाइरल क्लीवेज का, कि प्रोटेरोस्टोम्स में स्पाइरल क्लीवेज है और वो डिटर्मिनेट भी है। सो यू सीन हियर, जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास फर्स्ट करें कि ये ओवरऑल एम्ब्रियो है 4 सेल स्टेज पे, 4 सेल स्टेज पे एम्ब्रियो है। हमारे पास ये सेल मे बी 1 है, ये सेल नंबर 2 है, सेल नंबर 3 है और सेल नंबर 4 है। तो आपको पता है कि जो क्लीवेजेस हैं ये रैपिड माइटोसिस होती हैं इन द वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जब इसकी, अब इसी एम्ब्रियो की 2 तरह से क्लीवेज हो सकती है, इसकी स्पाइरल क्लीवेज भी हो सकती है और इसकी रेडियल क्लीवेज भी हो सकती है। चले मैं इसी एम्ब्रियो की लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी स्पाइरल क्लीवेज आपको बताता हूं और राइट हैंड साइड पे इसकी मैं रेडियल क्लीवेज के बारे में भी आपको बताता हूं कि अगर रेडियल क्लीवेज इसकी होगी तो वो फिर कैसे होगी। यू सीन हियर कि अगर तो इसकी होगी स्पाइरल क्लीवेज तो हर सेल से जो नया सेल अराइज कर रहा है वो उसके अपने ऊपर नहीं बल्कि उससे नेक्स्ट सेल के ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल सेल नंबर 1A वुड फॉल ऑन द सेल नंबर 2, सेल नंबर 2A वुड फॉल ऑन सेल नंबर 3 एंड सेल नंबर 3A वुड फॉल ऑन सेल नंबर 4 एंड सिमिलरली सेल नंबर 4A वुड फॉल ऑन सेल नंबर 1। सो जो नया सेल उससे अराइज कर रहा है वो उससे अगले सेल के ऊपर जा रहा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पाइरल क्लीवेज या टेढ़ी क्लीवेज की वजह से ये ऐसा हो रहा है। जबकि रेडियल क्लीवेज में क्या होता है कि हर सेल का जो सेल से जो सेल अराइज होगा वो एग्जैक्टली उसके ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल यू सीन हियर कि 1A अगर एक ऐसा सेल है जो सेल नंबर 1 से अराइज हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज, तो 1A वुड लाई ऑन द सेल नंबर 1, 2A वुड लाई ऑन सेल नंबर 2, 3A वुड लाई ऑन सेल नंबर 3 एंड 4A वुड लाई ऑन द सेल नंबर 4। सो ये जो क्लीवेज है इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये है रेडियल क्लीवेज। अब हमने ये भी पढ़ा है यहाँ पे कि स्पाइरल क्लीवेज डिटर्मिनेट होती है जबकि जो रेडियल क्लीवेज है ये इनडिटर्मिनेट होती है। तो जो स्पाइरल क्लीवेज है ये डिटर्मिनेट है, इससे मुराद ये है कि ओवरऑल जो सेल्स अभी बन गए हैं अल्टीमेटली इनकी फेट भी डिटरमिन हो चुकी है। इनकी फेट भी कि किस सेल से फाइनल एम्ब्रियो में जाके क्या बनना है, इनकी फेट भी डिटरमिन हो चुकी है। तो इसमें से अगर कुछ सेल्स मिस हो जाते हैं, अगर मे बी कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, मे बी मैं कहता हूं जिससे ये ओवरऑल ये कुछ सेल्स हैं जो कि इसके अंदर अगर किसी भी वजह से डैमेज हो जाते हैं तो फाइनल एम्ब्रियो के अंदर इन सेल्स से जो भी स्ट्रक्चर्स बनने थे वो मिसिंग होंगे। इसके मुकाबले में जो रेडियल क्लीवेज है ये होती है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट से मुराद क्या है
कि अभी तक इन सेल्स की फाइनल फेट डिफाइन नहीं हुई, बल्कि अगर फर्ज करें कि ये अगर 8 सेल स्टेज पे है, तो ये अगर हम 8 के 8 सेल्स को अलग अलग कर देंगे, अगर हम 8 के 8 सेल्स को अलग अलग कर देंगे, तो हर सेल पूरे के पूरे एम्ब्रियो में डेवलप होगा, हर सेल से कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलप हो सकता है। सो एनी ब्लास्टोमियर, ठीक है, ये सेपरेटेड सेल ब्लास्टोमियर है, एनी ब्लास्टोमियर कैन गिव यू द कंप्लीट एम्ब्रियो, राइट। सो इसको हम कहते हैं कि ये रेडियल क्लीवेज है और ये इनडिटर्मिनेट है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में रेडियल क्लीवेज होती है। सो यहीं से मल्टीपल प्रेगनेंसीज का भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन होता है कि एक से ज्यादा चिल्ड्रन, हाउ अ वुमन कैन गिव बर्थ टू मोर देन वन चिल्ड्रन, राइट। तो उसकी जो बेसिक वजह है ऑफ कोर्स यही है कि जो क्लीवेजेस हैं ऑफ कोर्स दे आर इनडिटर्मिनेट, एक जो मेन रीजन है, खास तौर पे इफ वी टॉक अबाउट द आइडेंटिकल चिल्ड्रन, राइट। सो उसकी एक मेजर वजह क्या है कि जो इनिशियल क्लीवेजेस हैं वो भी इनडिटर्मिनेट है, और किसी भी वजह से अगर एम्ब्रियो में भी अगर 8 सेल स्टेज पे या 4 सेल स्टेज पे और सारे ब्लास्टोमियर सेपरेट हो जाते हैं, तो हर ब्लास्टोमियर पूरे एम्ब्रियो की शक्ल लेके अल्टीमेटली अडल्ट लाइक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है। और अमेजिंग फैक्ट है कि सबसे ज्यादा ह्यूमन बीइंग्स में अभी तक जो रिकॉर्ड है टू गिव द बर्थ टू द चिल्ड्रन, ये जर्मनी की एक खातून का है, वो 12 बच्चों का रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये मेंशन भी है, राइट। सो again उसका कैसे, how she ended up having the 12 children, ultimately maybe the blastomeres they got separated, each blastomere took form of the embryo and each embryo developed into the complete adult like individual, right। So once again कि हम डिस्कस कर रहे थे हमारे सिलोमेट्स को। सो अगर तो सिलोम डिराइव हुई थी स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से, हमने कहा ये प्रोटीरोस्टोम्स हैं। अगर आउटपॉकिंग ऑफ आर्केंट्रियम से डिराइव हुई थी, हमने कहा था ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। तो प्रोटीरोस्टोम्स में स्पाइरल क्लीवेज है और वो है भी डिटर्मिनेट, जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स में रेडियल क्लीवेज है और वो है भी इनडिटर्मिनेट। अब एक और फैक्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप इस फैक्ट को मेमोराइज कर लें कि ब्लास्टोपोर एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो में, ब्लास्टोपोर वुड बिकम माउथ इन द प्रोटीरोस्टोम्स। सो प्रोटीरोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर माउथ बनेगा, जबकि ब्लास्टोपोर इट वुड बिकम एनस इन द ड्यूटेरोस्टोम्स। ओके, सो उसके बाद आप फिर आप ये भी देखें कि हमारे जो प्रोटीरोस्टोम्स हैं, प्रोटीरोस्टोम्स में फर्दर हमारे पास 3 मेजर फाइला हैं। वो फाइला कौन कौन से हैं? वी हैव गॉट द फाइलम मोलस्का, फाइलम एनिलिडा एंड द फाइलम आर्थ्रोपोडा। और उसके बाद फिर जो यू सीन हियर फाइलम मोलस्का, सो फाइलम एनिलिडा एंड द फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब ये भी कह सकते हैं कि फाइलम एनिलिडा ये हमारे 5th नंबर पे है। इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी करेक्ट कर लें आप कि फाइलम एनिलिडा 5th पे है और जो मोलस्का है ये नंबर 6 पे है और आर्थ्रोपोडा नंबर 7 पे है। ओके, उसके बाद फिर जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स फर्दर आगे इनको 3 फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक है काइनोडर्मेट्स जो कि हमारा 8वां फाइलम बनेगा, फिर हेमिकॉर्डेट्स जो कि हमारा 9वां फाइलम बनेगा, फिर कॉर्डेट्स जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं वो हमारा 10th फाइलम बनेगा। सो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से हमारे जो एनिमल्स हैं वो 10 फाइला के अंदर वो कह लें कि हमने उनको डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। और अब देखेंगे अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स सिंपलेस्ट हैं, तो यू सीन हियर इसी फ्लो शीट से आप इंटरप्रेट करेंगे। अब देख सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे कौन सा है? पोरिफ्रा। सो पोरिफ्रेंस आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट एडवांस एनिमल्स कौन से हैं, तो अब आप इसका आंसर कहां से कर सकते हैं कि जो एक्सट्रीम राइट साइड पे फ्लो शीट के आ रहे हैं वो कॉर्डेट्स आ रहे हैं, तो कॉर्डेट्स आर मोस्ट एडवांस्ड। इस तरह से अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट प्रिमिटिव ड्यूटेरोस्टोम्स कौन से हैं, तो योर बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी इकाइनोडर्मेट्स। इस तरह से अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट एडवांस्ड सीलोमेट्स कौन से हैं, अगेन योर बेस्ट रिस्पांस वुड बी कॉर्डेट्स फ्रॉम दिस फ्लो शीट, यू कैन इंटरप्रेट दिस, राइट। इस तरह से एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निमाटोड्स के ओवरऑल जो सीडोसिलोमेट्स हैं इनको किस फाइलम में रखा गया है, तो हम इस फ्लो शीट से ही ये बात जानते हैं कि सारे के सारे सीडोसिलोमेट्स को किस में रखा गया है? फाइलम निमाटोडा में रखा गया है। इस तरह से एग्जाम आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मोस्ट प्रिमिटिव ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से हैं। सो मोस्ट प्रिमिटिव ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यू सीन हियर दे आर द प्लेटीहेलमेंट्स। सो ये मोस्ट प्रिमिटिव ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं और ये एसिलोमेट्स हैं, राइट। सो एसिलोमेट्स एंड प्लेटीहेलमेंट्स दे आर एक्चुअली मोस्ट प्रिमिटिव ट्रिप्लोब्लास्टिक। और मोस्ट एडवांस ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होंगे? अगेन
यहीं से अगर आप इस फ्लो शीट को इंटरप्रेट करें तो यू सीन हियर कि जो कॉर्डेट्स हैं, चूंकि सारे के सारे आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिका के ही डिवीजन से आए हैं, तो कॉर्डेट्स ये मोस्ट एडवांस्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और यहाँ पे नॉलेज प्रोजेक्शन वाला आइडिया भी याद रखिएगा कि अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड्स, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड्स एंड डॉर्सल वेंट्रल सर्फेसेस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इससे आगे जितने भी डिवीजन आ रही हैं उनमें बाय डिफॉल्ट ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो प्रेजेंट ही हैं, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे के जो आ रहे हैं ये डिफरेंट या डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। सो ये जो फ्लो शीट है माय डियर स्टूडेंट, आपने इसको बहुत केयरफुली मेमोराइज करना है और मेमोराइज भी करना है और साथ साथ जो बेसिस ऑफ डिवीजंस है उनको अंडरस्टैंड भी करना है, और मेरी जो कन्वेंशंस हैं जो फ्लो शीट को इंटरप्रेट करने वाली और नॉलेज प्रोजेक्शन वाली उनको भी जहन में रखना है, ताकि आप इस फ्लो शीट को यूज करके एग्जाम में एवरी सिंगल क्वेश्चन को, जो कि वन टफ क्वेश्चन भी, उसको आप आंसर कर सकें, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो शीट। रादर मैंने जितने भी फ्लो शीट्स कंस्ट्रक्ट की हैं, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्लो शीट्स ये वाली है। सो ये यहाँ पे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं बाय द वे कि सी एनिमोन ये एक एनिमल है और इसको हम एक से ज्यादा प्लेन्स में दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस है, ये क्या है, ये रेडियली सिमेट्रिकल है, जबकि प्लेनेरियन इसको हम सिर्फ एक प्लेन में दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, राइट। और उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो डिस्कशन हमारे पास आती है वो आती है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिक लेयर्स हैं एम्ब्रियो की, वो एक एंडोडर्म है और नंबर 2 पे एक्टोडर्म है, जबकि जो मेसोग्लिया है ये नॉन सेलुलर लेयर है, ये नॉन सेलुलर लेयर है, इसलिए हम इसको प्रॉपर लेयर नहीं गर्दानते। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है हमारे पास, सो ये एक्टोडर्म है और ये हमारे पास एंडोडर्म है, जबकि ये वाली जो पिंक कलर की लेयर आपको नजर आ रही है ये मेसोग्लिया है, ये नॉन सेलुलर है। सो दिस इज द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद नेक्स्ट वी हैव गॉट द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या है कि जो इनर मोस्ट लेयर है ये एंडोडर्म है, आउटर मोस्ट जो है एक्टोडर्म है, दरमियान वाली जो लेयर है ये भी आप देख सकते हैं कि आपकी ये भी सेलुलर लेयर है, इसमें भी सेल्स प्रेजेंट हैं, और ये जो लेयर है दिस इज द मेसोडर्म। सो दिस इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब एक स्टूडेंट्स एक पॉइंट से अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में ये जो लेयर्स हैं ये इस तरह से क्यों दिखाई जाती हैं। ओके, लेट मी टेल यू अ लिटिल स्टोरी। जस्ट इमेजिन कि ये स्पर्म है, से फादर से स्पर्म आया, मदर की तरफ से एग आया, इन दोनों के मिलने से जाइगोट बना, और ये जो जाइगोट है, अब ये जाइगोट अल्टीमेटली आप कह लें कि इसके अंदर रैपिड क्लीवेजेस होंगी। अल्टीमेटली दिस जाइगोट इट वुड बिकम अ फ्लैट बॉल ऑफ सेल्स, ये फ्लैट बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा जाइगोट, और इस फ्लैट बॉल को हम क्या कहेंगे, दिस इज मोरूला, राइट। सो अभी इस वक्त ये जो एम्ब्रियो है ये है सिंगल लेयर्ड एम्ब्रियो, राइट। सो ये सिंगल लेयर्ड एम्ब्रियो है। अल्टीमेटली ये जो एक फ्लैट बॉल ऑफ सेल्स है, जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक फ्लैट बॉल ऑफ सेल्स है, ये सिंगल लेयर्ड एम्ब्रियो है। अब इसी एक एम्ब्रियो के अंदर फर्दर जब डिवीजन होगी तो ये सिंगल लेयर्ड एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा किसमें, ये कन्वर्ट होगा इनटू द डबल लेयर्ड एम्ब्रियो, राइट। सो ये पहले क्या है, ये सिंगल लेयर्ड एम्ब्रियो है, सो एक लेयर से अल्टीमेटली 2 लेयर्स बनेंगी और 2 लेयर से अल्टीमेटली 3 लेयर्स बनेंगी। अब हमें पता है कि ओके चले पहले सिंपल जाइगोट था, फिर फ्लैट बॉल ऑफ सेल्स बनी, फिर उससे 3 लेयर्स ऑफ सेल्स बन गई। अब ये लेयर्स अभी तक फ्लैट हैं और हमें पता है कि हमारा जो अडल्ट बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो फ्लैट नहीं है, राइट। इसका मतलब ये होगा कि ये जो लेयर्स हैं ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान किसी ना किसी जगह पे ये फोल्ड होती हैं। सो यू सीन हियर कि ये लेयर्स हो गई फोल्ड, राइट। सो ये हमारा एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो है। इस सो डेवलपिंग एम्ब्रियो इज लाइक अ ट्यूब, इट्स एक्चुअली अ ट्यूब, इनसाइड दैट देयर इज अनदर ट्यूब एंड इनसाइड दैट ट्यूब देयर इज अनदर ट्यूब। जो इनर मोस्ट ट्यूब है इसको हम कहते हैं, ये क्या है, दिस इज द एंडोडर्म। और जो आउटर मोस्ट ट्यूब है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द एक्टोडर्म। और इन दोनों ट्यूब्स के दरमियान में जो ट्यूब है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द मेसोडर्म। सो वी हैव गॉट द एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड द मेसोडर्म। अब बेसिकली ये 3 मेजर लेयर्स हैं। अब इन्हीं 3 मेजर लेयर्स की ही डिफरेंशिएशन से हेड टू टो हमारे बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स बनने हैं। फॉर एग्जांपल यू सीन हियर जो इनर मोस्ट लेयर है इससे क्या बनेगी, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, और इवन डाइजेस्टिव सिस्टम इसी ट्यूब में से ही एक बड अपीयर होता है, या एक कह लें कि एक बल्ज निकलता है जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डेवलप होता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम सारे के सारा एंडोडर्म से आया। इसी तरीके से
जो आउटर मोस्ट लेयर है, हमारा जो इंटेगुमेंटरी सिस्टम है सारा, हमारी स्किन, नेल, अपेंडेजेस वगैरह, वो और इवन हमारा नर्वस सिस्टम, वो आएगा किससे? वो आएगा एक्टोडर्म से। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जो डेवलप हुई हैं, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। सो इस कन्वेंशन से आप डिफरेंट लेयर्स से जो स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, आप उनको भी मेमोराइज कर सकते हैं, बल्कि उनको अपनी जनरलाइजेशन की बेसिस पे भी आप पिक कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर किससे डेवलप हुआ। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक किससे डेवलप हुआ होगा? आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो ये एंडोडर्म से डेवलप हुआ होगा। इस तरह से हमारी स्किन किससे डेवलप हुई है? तो ये ऑफ कोर्स किससे डेवलप हुई है? एक्टोडर्म से डेवलप हुई है। हमारा नर्वस सिस्टम किससे डेवलप हुआ है? अगेन एक्टोडर्म से डेवलप हुआ है। और हमारा स्केलेटल मसल्स किससे डेवलप हुए हैं? सो यू कैन एंटिसिपेट कि ये ना तो एंडोडर्म से बनेगा ना एक्टोडर्म से बनेगा। सो बाय डिफॉल्ट इट हैज टू कम फ्रॉम द मेसोडर्म, राइट। और यहाँ पे इस डायग्राम की भी थोड़ी सी आपको ओरिएंटेशन दे देता हूँ कि ये डायग्राम इस तरह से हम क्यों ड्रॉ करते हैं। बाय द वे, जस्ट कि जब एम्ब्रियो हमारा डेवलप हो रहा होता है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब। सो अगर इस ट्यूब को यहाँ से मैं कट करूँ, कट करके इसका क्रॉस सेक्शन में निकालूं, तो वो क्रॉस सेक्शन मुझे इस तरह से नजर आएगा। इसमें सबसे बाहर वाली जो ट्यूब है, दिस इज द एक्टोडर्म, एंड द इनर मोस्ट ट्यूब इज द एंडोडर्म, और दरमियान वाली जो सेल्स की ट्यूब है, दिस इज द मेसोडर्म। हाँ, यही जो ट्यूब है कुछ ऑर्गेनिजम्स में फर्दर स्प्लिट होके ये विसरल और पाराइटल लेयर बना देती है, और दरमियान में जो कैविटी पेयर होती है उसको हम बोलते हैं दिस इज द सीलोम। अब सीलोम के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन मैं करना चाहूंगा कि अडल्ट के अंदर आप सोच सकते हैं कि सीलोमिक कैविटीज कौन सी हैं। व्हाट डू यू थिंक? कैन यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि अडल्ट के अंदर जो सीलोमिक कैविटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? यू सीन हियर, हमारी जो प्लूरल कैविटी है, ये भी सीलोमिक कैविटी बिल्कुल ऐसे ही जैसे सीलोम की विसरल और पाराइटल लेयर है, प्लूरल कैविटी की भी विसरल और पाराइटल लेयर है। सिमिलरली हमारी जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसकी भी विसरल और पाराइटल लेयर है, सो ये भी सीलोमिक कैविटी है। पेरिटोनियल कैविटी जो है उसकी भी विसरल और पाराइटल लेयर है, सो ये भी सीलोमिक कैविटी है। इवन जो स्क्रोटल कैविटी है वो भी सीलोमिक कैविटी है। सो ये सारी की सारी जो कैविटीज हैं डिफरेंट, ये सीलोमिक की कैविटी की या सीलोम के रेमिनेंट्स हैं इन द अडल्ट। और सीलोम कैसे बनती है? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। एक्चुअली मेसोडर्म से अल्टीमेटली इसने अराइज होना है, जिससे विसरल और पाराइटल लेयर्स बनती हैं। सो यू सीन हियर जनरलाइजेशन, अभी मैंने आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप की है विद द हेल्प ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल। पेपर्स को भी यूज करते हुए जनरलाइजेशन भी आपको दी है, लेकिन जस्ट आपकी मेमोरी क्रिएट करने के लिए उन फैक्ट्स को मैं रिवाइज कर रहा हूं। अब देख सकते हैं कि एक्टोडर्म से क्या क्या बना है? द इंटेगुमेंटरी सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम, आपने इसको याद रखना है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये किससे बना है? एंडोडर्म से। एंड एवरीथिंग एल्स, जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या कोई और भी स्ट्रक्चर जो आप सोच सकते हैं जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म से नहीं बना, तो अल्टीमेटली वो किससे बना होगा? मोस्ट प्रोबेबली वो मेसोडर्म से बना होगा। सो ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये है जी एक एसीलोमेट। तो ये एसीलोमेट है, इसमें अल्टीमेटली कह रहे हैं कि ये एंडोडर्म है, बाहर एक्टोडर्म है, और दरमियान में ये सारी की सारी क्या है? ये ओवरऑल मेसोडर्म है, लेकिन मेसोडर्म से कोई भी बॉडी कैविटी नहीं बनी। और ये हमारे पास स्यूडोसिलोमेट है, इसमें भी एंडोडर्म और एक्टोडर्म प्रेजेंट हैं, और इसमें बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट है, लेकिन ये बॉडी कैविटी समहाउ जो मेसोडर्म है उससे अराइज नहीं हुई। बहरहाल इनमें बॉडी कैविटी है तो सही, लेकिन चूंकि वो मेसोडर्म से नहीं बनी, तो ये क्या है? ये स्यूडोसिलोमेट्स हैं। और उसके बाद फिर इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और उसके बाद फिर ये दरमियान में ये कह लें कि ये हमारे पास मेसोडर्म है, और मेसोडर्म की ये जो इनर लेयर है जो कि ओवरऑल लाइन कर रही है एंडोडर्म को, ये इसकी विसरल लेयर है, जबकि वो लेयर है जो कि एक्टोडर्म को लाइन कर रही है, ये कौन सी लेयर है? ये पाराइटल लेयर है, राइट। सो बहरहाल ये ओवरऑल कह रहे हैं कि ये जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होंगे जिनमें मेसोडर्म स्प्लिट होगी और इससे विसरल पाराइटल लेयर्स बनेगी, हम कहते हैं ये क्या है? ये ट्रू सीलोमेट्स है। ऑल राइट, सो अब इस स्टेज पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा। स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स विद पॉइंटेड एंड्स आर। अभी हमने क्या स्टडी किया है? स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स वो किस फाइलम में प्लेस किए गए हैं? सिलेंट्रेटा में, प्लेटिहेल्मिन्थेस में, एस्केल्मिन्थेस में, या आर्थ्रोपोड्स में? यू सीन हियर, अभी हमने शॉर्टली डिस्कस किया है कि जो एस्केल्मेंट्स हैं ये बेसिकली सारे के सारे क्या हैं? ये स्यूडोसिलोमेट्स हैं। और उसके बाद फिर जो राउंड वर्म्स हैं, राउंड वर्म्स इज द नेम गिवन टू। सो ए ऑप्शन इज सिलेंट्रेट्स, बी ऑप्शन इज प्लेटिहेल्मिन्थ्स, सी ऑप्शन इज एस्केल्मिन्थेस, एंड डी ऑप्शन इज आर्थ्रोपोड्स। तो राउंड वर्म्स बेसिकली हम एस्केल्मिन्थ्स को ही कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द
different terminologies related to the kingdom Animalia. I hope that you have enjoyed my lecture. I would now suggest you the book reading, and then you should take tests and practice more and more questions. And if you get those questions wrong, try to read the book again, or if you don't develop the concepts, try to listen to the lecture again till the time you perfect this area for the examination for your final exam. So that's all from my side. Thank you very much.